नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 29। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है आज का कि आंखों की रेटिना कार्य करती है तो कैमरे में फिल्म की तरह। याद रखिएगा कि आंखों की रेटिना जो है ये कार्य करती है कैमरे में फिल्म की तरह। नेक्स्ट है कि दूरी की इकाई नॉटिकल माइल उपयोग किया जाता है तो नौ संचालन में। याद रखिएगा कि दूरी की जो इकाई है नॉटिकल माइल, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है तो नौ संचालन में उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है तो वह है दोस्तों नाइट्रोजन। याद रखिएगा कि सामान्यतः विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का संकेत N होता है, इसका परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर 7 होता है। अगर आपसे सवाल पूछ देगा कि यूरिया खाद में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है तो 46% पाया जाता है। याद रखिए कितना परसेंट, 46%। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है तो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। कितना दोस्तों तो 78% पाया जाता है, 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट है कि पारा से निकाला जाता है तो पारा सीनेबार से निकाला जाता है। याद रखिए कि पारा जो है ये सीनेबार से निकाला जाता है। पारा का संकेत क्या होता है तो पारा का संकेत होता है Hg। याद रखिएगा, ठीक है, पारा का संकेत क्या होता है Hg, पारा का संकेत होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि न्यूट्रॉन की खोज की थी तो जेम्स चैडविक ने। याद रखिएगा कि चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था तो W.K. रॉन्टजेन ने। याद रखिएगा कि W.K. रॉन्टजेन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। अच्छा, एक्सरे जो है ये किसको पार नहीं कर सकता तो ये हड्डी को यानी कि अस्थि को पार नहीं कर सकता है एक्सरे। ठीक है, नेक्स्ट है कि गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य क्या है वह दोस्तों श्रवण। याद रखिए कि गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य क्या है, श्रवण। नेक्स्ट है अगला सवाल आपके सामने है कि सिरका, ठीक है, सिरका यानी कि डैश डैश का मिश्रण है। याद रखिए सिरका पानी में 5% एसिटिक अम्ल का मिश्रण है। याद रखिए सिरका जो है पानी में 5% एसिटिक अम्ल का मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला सवाल कि प्रोटीन खाली स्थान से बनती है तो अमीनो अम्ल से बनती है। प्रोटीन जो है ये बनती है अमीनो अम्ल से। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला सवाल आपके सामने है कि डैश 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 कमरा तापमान में द्रव रूप में होता है तो वह दोस्तों ब्रोमाइन। याद रखिएगा कि कमरा तापमान में द्रव रूप में होता है ब्रोमाइन। याद रखिएगा अगर आपसे पूछे अधातु के रूप में कौन सा होगा तो अधातु के रूप में ब्रोमाइन होगा। अगर धातु के रूप में पूछेगा कि कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है तो धातु होगा पारा। याद रखिएगा पारा धातु होगा, अधातु होगा ब्रोमाइन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि तिलचट्टे का खून होता है तो रंगहीन होता है। याद रखिएगा कि तिलचट्टे का जो खून होता है वो रंगहीन होता है। नेक्स्ट है कि गति की मूल इकाई मीटर प्रति सेकेंड है। क्या है दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड ये गति की मूल इकाई है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि वस्तु की चौथी अवस्था संबंधित है तो प्लाविका से यानी कि प्लाज्मा भी बोलते हैं। ठीक है, वस्तु की जो चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। पांचवी कौन सी है तो बोर्स आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पांचवी अवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट है कि शकरा को खमीर से अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया खमीरीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, खमीरीकरण, यानी शकरा को खमीर से अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया खमीरीकरण कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि जब द्रव का तापमान बढ़ता है तब द्रव की सतही तन्यता कम होती है। क्या होती है दोस्तों, कम होती है, यानी कि जब द्रव का तापमान बढ़ता है तब द्रव की सतही तन्यता कम होती है। नेक्स्ट है कि एक पिंड की गति को दूसरे पिंड की सतह के संपर्क में आने में उत्पन्न विरोध करता है उसे कहते हैं घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, घर्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग होता है तो अम्लरोधी पदार्थ के रूप में। याद रखिएगा दोस्तों कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग होता है अम्लरोधी पदार्थ के रूप में। नेक्स्ट है कि वर्नाथ रोग का आविष्कार किसने किया था तो रॉबर्टसन ने किया था। किसने किया था, रॉबर्टसन ने वर्नाथ रोग का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है कि रक्त का थक्का जमने की विफलता होती है तो हेमोफीलिया में। याद रखिएगा कि रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक होता है तो कौन सा विटामिन सहायक होता है तो विटामिन के। आपको पता होगा कि विटामिन के सहायक होता है रक्त का थक्का जमने में।
और विफलता होती है तो हीमोफीलिया में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल बोल रहा है कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो 300 हड्डियां होती है लगभग। याद रखिए कि नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती है। नेक्स्ट है कि कौन सा पैरामीटर ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है? तो वह है दोस्तों आवृत्ति। ठीक है, कौन सा पैरामीटर? तो आवृत्ति ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है ल्यूकीमिया किसका कैंसर है? तो ये संयोजी ऊतक का। याद रखिएगा कि ल्यूकीमिया किसका कैंसर है? संयोजी ऊतक का। नेक्स्ट है कि सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय कहलाता है? तो कोरोना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय कहलाता है कोरोना। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल आपके सामने है कि डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संगठक कौन सा है? तो वह TNT। क्या है दोस्तों? TNT डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संगठक है। अच्छा, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है कि शिशु का लिंग निर्धारित होता है? तो गुणसूत्रों द्वारा। ठीक है, गुणसूत्रों द्वारा शिशु का लिंग निर्धारित होता है। नेक्स्ट है कि एम्पियर इकाई है तो विद्युत धारा की। याद रखिएगा दोस्तों कि एम्पियर जो इकाई है विद्युत धारा की। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है मेडुला ऑब्लोगेंटा। ठीक है, याद रखिएगा कि ऑब्लोगेंटा जो है, मेडुला ऑब्लोगेंटा, ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट है कि धुआं निर्मित होता है तो गैस में ठोस के फैलने के कारण। ठीक है, गैस में ठोस के फैलने के कारण धुआं निर्मित होता है। नेक्स्ट है कि वायु में ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्घ्य। कैसी होती है दोस्तों? वायु में ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्घ्य। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल आपके सामने है कि पेस मेकर किससे संबंधित है? तो यह है दोस्तों हृदय से। याद रखिएगा कि पेस मेकर किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट है कि पैथोलॉजी किसका अध्ययन है? यह है दोस्तों रोगों का। ठीक है, याद रखिएगा कि पैथोलॉजी किसका अध्ययन है? रोगों का अध्ययन है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि CNG किसका अल्प नाम है? तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का। यानी CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है कि रेडियन इकाई किसके मापन में उपयोग करते हैं? तो कोण के मापन में। ठीक है, रेडियन इकाई जो है ये कोण के मापन में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि हीरा मूलतः किसका एक प्रकार है? तो कार्बन का। ठीक है, हीरा का 2 अप्रूप होता है दोस्तों, कौन कौन सा है? कार्बन और ग्रेफाइट। हीरा के 2 अप्रूप कौन कौन सा है? कार्बन और ग्रेफाइट। कार्बन का संकेत क्या होता है? C, परमाणु संख्या 6 होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल आपके सामने है कि अन्न के पाचन के लिए पेट में किसका स्रावन होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, यानी कि HCl। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि अन्न के पाचन के लिए पेट में किसका स्रावन होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है कि सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। क्या है दोस्तों? सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो CH3COOH। CH3COOH ये एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि प्रकाश की कौन सी विशेषता उसका रंग निर्धारित करती है? तो तीव्रता। ठीक है, प्रकाश की कौन सी विशेषता उसका रंग निर्धारित करती है? तीव्रता। नेक्स्ट है कि बफर विलयन से किसी भी परिस्थिति में pH नहीं बदलता है। ठीक है, बफर विलयन से क्या होता है दोस्तों? किसी भी परिस्थिति में pH नहीं बदलता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल बोल रहा है कि बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक गोलियों में रहता है, क्या रहता है दोस्तों? स्टेरॉयड हार्मोन्स। याद रखिएगा कि बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक गोलियों में रहता है स्टेरॉयड हार्मोन्स। नेक्स्ट है कि कौन सा पदार्थ मानव रक्त के प्रभाजन से प्राप्त किया जाता है? तो गामा ग्लोबुलिन। याद रखिएगा कि कौन सा पदार्थ मानव रक्त के प्रभाजन से प्राप्त किया जाता है? तो गामा ग्लोबुलिन। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि 2 न्यूरॉन के बीच जगह कहलाती है साइनेप्स कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? साइनेप्स। यानी 2 न्यूरॉन के बीच जगह कहलाती है साइनेप्स। नेक्स्ट है दुग्ध के उत्क्षेपण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ऑक्सीटोसिन। याद रखिएगा दोस्तों कि दूध के उत्क्षेपण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है कि प्लास्मिड। याद रखिएगा दोस्तों कि प्लास्मिड जीवाणु में उपस्थित DNA। क्या है दोस्तों? जीवाणु में उपस्थित DNA। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। एक होता है RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड।
ठीक होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? एड्स का AIDS, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, याद रखिएगा। एक होता है HIV, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन अमीनो वायरस होता है। क्या होता है? HIV का ह्यूमन अमीनो वायरस। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और RNA का राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि जड़ कथिकाएं उपस्थित होती है तो फलीदार पादप में। याद रखिए कि जड़ कथिकाएं ग्रंथिकाएं उपस्थित होती है तो फलीदार पादप में। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल है कि कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर बोरेक्स के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? तो बोरेक्स के रूप में, यानी कि कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर बोरेक्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि रासायनिक समीकरण खाली स्थान पर परिणात्मक सूचना दर्शाता है तो अभिकारकों एवं उत्पादों की अणुओं की सापेक्ष संख्या, ठीक है दोस्तों, यानी अभिकारकों एवं उत्पादों की अणुओं की सापेक्ष संख्या दर्शाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि स्थिर तापमान पर निर्दिष्ट मात्रा में गैस का आयतन इसके दबाव का व्युत्क्रमानुपाती होता है। रसायन विज्ञान का यह नियम किस नाम से परिचित है? तो यह दोस्तों बॉयल का नियम। कौन सा है? बॉयल का नियम क्या है? तो स्थिर तापमान पर निर्दिष्ट मात्रा में गैस का आयतन इसके दबाव का व्युत्क्रमानुपाती होता है। रसायन विज्ञान का यह नियम किस नाम से परिचित है? तो बॉयल का नियम। नेक्स्ट है कि दूध का उदाहरण है तो जल में इमल्सन तेल। क्या है दोस्तों? दूध उदाहरण है जल इमल्सन में तेल। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि किसी तत्व के आइसोटोप उस तत्व के परमाणु है जिनमें होता है तो समान परमाणु संख्या एवं विभिन्न द्रव्यमान संख्या। यानी याद रखिएगा कि किसी तत्व के आइसोटोप उस तत्व के परमाणु है जिनमें होता है समान परमाणु संख्या एवं विभिन्न द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि ऑक्साइड के अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण की आम विधि है कार्बन के साथ न्यूनीकरण। याद रखिएगा कि ऑक्साइड के अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण की आम विधि है कार्बन के साथ न्यूनीकरण। नेक्स्ट है कि ब्रह्मा अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को आकाश नजर आएगा काला। याद रखिएगा कि ब्रह्मा अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा नजर आएगा दोस्तों? तो काला दिखेगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि तपेदिक का कारण जनित कारक है तो माइकोबैक्टीरियम। क्या है दोस्तों? तपेदिक का कारण जनित कारक है माइकोबैक्टीरियम। नेक्स्ट है कि एनोफिलिस में मानवीय मलेरिया ग्रस्त परजीवी की जीवनी सबसे पहले किसने वर्णित किया? तो रोनाल्ड रोस ने किया था। किसने किया था? रोनाल्ड रोस ने। यानी कि एनोफिलिस में मानवीय मलेरिया ग्रस्त परजीवी की जीवनी सबसे पहले किसने वर्णित किया था? रोनाल्ड रॉस। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि विटामिन B12 किसके प्रतिरोध का सबसे उपयोगी माध्यम है? एनीमिया यानी कि रक्तहीनता। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो साइनोकोबालामीन होता है। याद रखिएगा कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामीन। और विटामिन B12 में सबसे ज़्यादा कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट, जिसका संकेत होता है CO। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल बोल रहा है कि रबर की तुलना में स्टील ज़्यादा लचीला है क्योंकि तनाव की तुलना में प्रतिबल का अनुपात कम है। ठीक है, रबर की तुलना में स्टील ज़्यादा लचीला है क्योंकि तनाव की तुलना में प्रतिबल का अनुपात कम है। नेक्स्ट है डायनमो की कार्यप्रणाली क्या है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। याद रखिए कि डायनमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है यानी कि बदलता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि एक चलती हुई बस अचानक रुक जाए तो यात्री आगे की ओर किस कारण से झुक जाते हैं या फिर गिर जाते हैं? तो यात्रियों की जड़ता के कारण। ठीक है, किसी कारण? यात्रियों की जड़ता के कारण। नेक्स्ट है कि चुंबकीय गुणों के संदर्भ में ऑक्सीजन किस श्रेणी में आएगा? तो अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, लेकिन चुंबकीय गुणों के संदर्भ में ऑक्सीजन किस श्रेणी में आएगा? तो अनुचुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक का केंद्र अवस्थित है, ये हैदराबाद में अवस्थित है। याद रखिएगा कि DNA फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक का केंद्र अवस्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट है कि 1 किलोबाइट मेमोरी किसके समान है दोस्तों? तो 224 बाइट के। याद रखिएगा कि 1 किलोबाइट मेमोरी किसके समान है? तो 224 बाइट के समान है।
नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि पायरिया मसूड़े की बीमारी है। याद रखिएगा, पायरिया जो है ये किसकी बीमारी है? मसूड़े की। नेक्स्ट है कि एलपीजी का प्रमुख अवयव है, तो ब्यूटेन। ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है एलपीजी में। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। नेक्स्ट है कि लोहे की कमी का परिणाम है एनीमिया। ठीक है, याद रखिए कि लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। लोहा का संकेत होता है Fe और परमाणु संख्या होता है इसका 26। याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि मानव शरीर में अपेंडिक्स किस संरचना से जुड़ा है? तो ये बड़ी आंत से जुड़ा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मानव शरीर में अपेंडिक्स किस संरचना से जुड़ा है? तो बड़ी आंत। नेक्स्ट है कि गैल्वेनीकृत लोहे में जस्ता की पतली परत होती है। याद रखिएगा, किसकी पतली परत होती है? जस्ता की। और जस्ता का संकेत होता है Zn होता है। ठीक है, इसका परमाणु संख्या क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा 30 होता है। और लोहा का संकेत अभी बताए थे Fe, परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है, तो गैल्वेनीकृत लोहे में जस्ता की पतली परत होती है। नेक्स्ट है अगला सवाल आपके सामने है कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर परिणाम में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। क्या है दोस्तों? ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर परिणाम में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कि कृत्रिम बरसात के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा कि कृत्रिम बरसात के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि कैलामाइन डैश का एक अयस्क है जस्ता का। याद रखिएगा कि कैलामाइन जो है ये जस्ता का एक अयस्क है। जस्ता का संकेत क्या होता है? Zn, परमाणु संख्या 30 होता है। नेक्स्ट है कि नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक वृद्धि होती है। क्या होती है दोस्तों? नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक वृद्धि होती है। नेक्स्ट है कि एसिड का एक आवश्यक घटक है हाइड्रोजन। क्या है दोस्तों? यानी एसिड का एक आवश्यक घटक है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत H, परमाणु संख्या 1 होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि कौन सा हार्मोन फल के पकने में प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का। याद रखिएगा कि एथिलीन का प्रयोग किया जाता है फल को पकाने में। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि त्वचा की बाहरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। यानी कि त्वचा की बाहरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। नेक्स्ट है कि एक फूल के पुरुष हिस्से को क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। एक फूल के पुरुष हिस्से को क्या कहा जाता है? पुंकेसर। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने। ठीक है, यानी कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन को ले जाने में। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि कौन जनन विज्ञान यानी कि जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है? तो G.J. मेंडेल। याद रखिएगा दोस्तों कि कौन जनन विज्ञान यानी जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है? तो G.J. मेंडेल। नेक्स्ट है कि किस विटामिन की कमी की वजह से मानव शरीर में स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी। याद रखिएगा कि किस विटामिन की कमी की वजह से? तो विटामिन सी की कमी की वजह से मानव शरीर में स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? आंवला। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से। याद रखिएगा कि एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से। नेक्स्ट है कि पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त किया जाता है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो जड़। याद रखिए पौधे किस हिस्से से? तो पौधे के जड़ के हिस्से से हल्दी प्राप्त किया जाता है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि कोशिका का ऊर्जा का आधार है माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा कि कोशिका का ऊर्जा का आधार है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है कि कौन सा निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है? तो यह है दोस्तों आर्गन। आर्गन का संकेत क्या होता है? AR होता है। परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? 18 होता है। देखिए टोटल निष्क्रिय गैस कितने हैं? तो 6 निष्क्रिय गैस है। कौन कौन सा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन। कौन कौन सा है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन।
6 निष्क्रिय गैस होते हैं। और सबसे बड़ी मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है वायुमंडल में? तो ये आर्गन पाया जाता है। और आर्गन का संकेत Ar, परमाणु संख्या 18 होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया या किस नियम से जाना जाता है? तो न्यूटन के तीसरे नियम। ठीक है, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया या किस नियम से जाना जाता है? तो न्यूटन के तीसरे नियम। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक पावर की इकाई है वाट। क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या है? वाट। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि हृदय के बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? ये धमनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धमनी। यानी हृदय के बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? धमनी। नेक्स्ट है कि दबाव का एसआई इकाई है पास्कल। क्या है दोस्तों? दबाव का एसआई इकाई है पास्कल। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि सफ़ेद व्यंग यानी कि वाइट विट्रॉल की रासायनिक सूत्र है Zn-SO4। क्या है दोस्तों? यानी कि सफ़ेद व्यंग की रासायनिक सूत्र क्या है? Zn-SO4। नेक्स्ट है कि जो शाकाहारी है वह क्या कहलाते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। लेकिन जो शाकाहारी है वह क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट है कि खून क्या है दोस्तों? तो खून एक क्षारीय है। खून का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। याद रखिएगा। देखिए 0 से लेकर 14 के बीच होता है। ठीक है, बीच में क्या आता है? 7 आएगा। 7 से अगर कम होगा तो ये अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। 7.4 क्या है? 7 से अधिक है तो ये क्या होगा? क्षारीय होगा। इसलिए खून क्या है दोस्तों? तो ये क्षारीय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि बिच्छू में श्रवण यानी कि सांस लेना अंग क्या है? ये दोस्तों बुक लांगस। क्या है दोस्तों? यानी कि बिच्छू में श्रवण अंग क्या है? बुक लांगस। नेक्स्ट है कि हवा की गति किससे मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से। ठीक है, एनीमोमीटर से हवा की गति मापा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने है। जितना भी मैं सवाल करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भयभीत होने से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो एड्रेनालाइन। ठीक है, एड्रेनालाइन जो है ये भयभीत होने से हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट है कि रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा है? तो 55%। याद रखिएगा कि रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा है दोस्तों? 55%। नेक्स्ट है कि सल्फर में किसमें आसानी से घुलनशील है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है सल्फर में आसानी से घुलनशील है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि कैथोड किरणों है क्या दोस्तों? तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे है। क्या है? यानी कैथोड किरणें जो है ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। नेक्स्ट है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये बोरेक्स का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए बोरेक्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है तो 1.675 × 10⁻⁻27 किग्रा। ठीक है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या है दोस्तों? तो 1.675 × 10⁻27 किग्रा। नेक्स्ट है कि विद्युत प्रवाह की एसआई इकाई है एम्पियर। क्या है? यानी विद्युत प्रवाह की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर। नेक्स्ट है कि किसी पिंड की स्थिति का विन्यास के कारण उसके कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। यानी किसी पिंड की स्थिति का विन्यास के कारण उसके कार्य करने की क्षमता को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि किस कारण से तारों को ऊर्जा मिलती है? तो परमाणु संलयन से। ठीक है, किस कारण से? परमाणु संलयन से तारों को ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट है कि दूध से दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया सहायक है? तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, यानी दूध से दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया सहायक है? लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद डाटा स्टोर करता है या रखता है उसे कहते हैं तो गैर वोलाटाइल स्टोरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? गैर वोलाटाइल स्टोरेज। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई क्या है? तो डेसिबल। याद रखिएगा कि ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई क्या है? डेसिबल। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितने प्रतिशत है? तो 0.03%। देखिए वातावरण में नाइट्रोजन कितना परसेंट है? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%। उसके बाद ऑक्सीजन कितना परसेंट है दोस्तों? 21% ऑक्सीजन है। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो 0.03%। नेक्स्ट है कि लैंड स्टेनर को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रक्त समूह की खोज के लिए। याद रखिएगा कि लैंड स्टेनर को रक्त समूह की खोज के लिए
नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि टेटनस रोग होता है तो बैक्टीरिया के कारण, याद रखिएगा दोस्तों कि टेटनस रोग जो है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट है कि न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने, किसने किया था? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। नेक्स्ट है कि कार्य करने की दर को कहते हैं तो शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शक्ति, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है तो अम्लीय होता है। क्या होता है दोस्तों? अम्लीय। नेक्स्ट है कि बोरेक्स किसका अयस्क है? तो यह है दोस्तों सोडियम का। सोडियम का संकेत होता है Na, परमाणु संख्या 11, याद रखिएगा। तो बोरेक्स किसका अयस्क है? सोडियम का। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।